बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे के मुखालिफ बयानात जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान घर जाएंगे, अपोजिशन का ये दावा अभी भी बरकरार है। थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे कर रहे हैं उससे हुकूमत की और वज़ीर आज़म की बुखलाहट जाहिर होती है। आज हाफिजाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, बड़ा जलसा था, अच्छी तादाद में अवाम वहां पर मौजूद थी और आज वजीर आजम का जो लबो लहजा था वो भी खासा धीमा था, मध्यम था। जो अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज वो अपोजिशन के लिए ख़ास तौर से नाम बिगाड़ने वाले, फिर उन्होंने जनरल बाजवा का हवाला दे के भी एक जगह पर कह दिया था कि वो कहते हैं कि मौलाना साहब को डीजल ना कहा करें। बहरहाल ऐसी बातें हुई जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि बहुत ज़्यादा सख्त लहजा हो गया है। आज कम था। एक ही लफ्ज़ उन्होंने ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया। पहले तो वो सुना देते हैं कि आज किस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को ललकारा है और तहरीक अदम एतमाद पर आज क्या मौक़िफ़ दिया। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। ये उस्मान बुज़दार की मैं खास तारीफ करता हूँ कि 400 अरब रुपया कभी पाकिस्तान में इस तरह का पैसा किसी ने खर्च नहीं किया अवाम पे, हम खर्च कर रहे हैं। सो वज़ीर आज़म साहब चोर, डाकू, लुटेरे, भगौड़े, इससे करते करते ये सफ़र जो है वो आज अपोजिशन के लिए चूहे के वर्ड पर ख़त्म हुआ। साथ ही साथ बुज़दार साहब का भी आपने सुन लिया क्लिप। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बुज़दार साहब की भी तारीफ़ की। बुज़दार साहब जिनके हवाले से पंजाब में उनकी अपनी जमात के लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से कल एक तो बयान दिया था उस पर बहुत तनकीद भी हुई थी, मोनस इलाही साहब का एक सख्त रिएक्शन भी आया था। आज उन्होंने वजाहत तो अपनी तरफ से करने की कोशिश की शेख साहब ने, लेकिन कल जो बयान दिया था वो स्पेसिफिकली पंजाब के हवाले से था। कल भी हमने आपको सुनाया था और आज उसको मजीद हमने एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं शेख साहब के वो आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने पंजाब की बात करते हुए, पंजाब का हवाला देते हुए ये 4-5 पार्टियों वाली जमात की बात की थी और आज यू टर्न लिया। सुनाइएगा कहा क्या था शेख साहब ने। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। आपने जाम कमाल की तरफ इशारा किया है 5 वोटों का, या मैंने पंजाब की सियासत की बात की है, मैं सूबों की सियासत नहीं करता भाईजान। उनसे स्पेसिफिकली सवाल किया गया कि आपने क्या जाम कमाल साहब की तरफ इशारा किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पंजाब की सियासत की बात कर रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने यू टर्न ले लिया या जो भी वजाहत देनी थी दे दी। मोना साहब भी मान गए उस पर, उनका भी थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया, उनका भी ट्वीट आ गया। लेकिन ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है इस पर हुकूमत की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आपने बाबर अवान साहब का एक क्लिप सुना है प्रोग्राम के आगाज में, उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के जरिए इसको तहरीक अदम एतमाद को पाश कर देंगे। सो तमाम की तमाम जो इन्हसार किया जा रहा है वो स्पीकर साहब की रूलिंग पे किया जा रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि हमारे लोग आएंगे नहीं, इजलास में शामिल नहीं होंगे। ऑपोजिशन कह रही है कि आपको डर किस बात का है अगर आपके पास मेजोरिटी है, 172 वोट हैं। मौलाना साहब ने भी इसकी जानिब इशारा दिया है और उन्होंने भी कारकुनान को कॉल देते हुए क्या कहा है वो भी सुनाइए। पागलों की तरह घूम फिर रहा है और बावली की तरह बोल रहा है। ये उनकी जो दौड़े लगी हुई हैं, कभी एक दरवाजा कभी दूसरा दरवाजा, ये उसकी बुकराहट है जहां वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। लिहाजा अब उनके हाथ से मामला निकल चुके हैं। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना जरूर कहूंगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं।
मौलाना साहब कहते हैं कि 10 लाख लोगों का जलसा करने की जरूरत नहीं है, 172 लोग पूरे कर लें। बहरहाल यही आजकल पाकिस्तान में सियासत में और इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी पे बात करेंगे कि अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो बड़ा अहम है। तहरीक अदम एतमाद इसी हफ्ते में जो है वो लाने का इजलास बुलाने का स्पीकर की तरफ से इम्कान है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब, आई स्टार्ट विद यू। आज तो सारी की सारी नजरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ काफ लीग पर लगी रही। इत्तेहादियों के हवाले से ही कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि कयास आराइयां जा रही हैं, किसके साथ जा रहे हैं। एक थोड़ी देर पहले टिकट चल रहे थे परवेज इलाही साहब के नाम से मंसूब कि हमारे पास बाप पार्टी की सपोर्ट भी है, हमारे पास MQM भी है, हम सारे एक पेज पर हैं, फैसला भी हो जाएगा। परवेज इलाही साहब को उनके हवाले से खबर ये आई कि नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों तैयार हो गए हैं कि जी उनको वजारत आला पंजाब दे दी जाए। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं आज आपकी, क्या इसमें फैसला अभी तक किया गया है? देखें, आज तो हमारी ज़्यादा मुलाकातें तो अपनी पार्टी के जो अरकान हैं उनके साथ थीं और बड़ी मुफस्सल मीटिंग जारी रही और मुशावरत रही। परवेज़ इलाही साहब ने अभी जो मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने सारी बात तो बता दी है और मेरे ख्याल में 1-2 रोज़ मज़ीद जो है लगेंगे और हो सकता है एक दिन बाद या 2 दिन बाद हमारा कतई फैसला जो है वो आपके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये जो बाकी बातें उन्होंने बताई हैं कि ये 3 पार्टियां जो हैं वो मिलकर जो है वो फैसले कर रही हैं और एक दूसरे के साथ तावन कर रही हैं और एक ही उनका फैसला है और बाकी तफसील भी उन्होंने बता दी है। मेरे ख्याल में तो अब क्या सराइयों वाली कोई बात नहीं रही। एक बात बताइए, एक आध दिन में फैसला ये जो एक चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। तो एक तो ये बयान उनका ऑब्वियसली हमने सुना है, लेकिन ऑपोजिशन दूसरी तरफ जो कि ये दावे करती हैं कि आप लोग उनका साथ देंगे, आप लोगों के उनके साथ मामला तय हो गए हैं, वो तो फिर ये भी चाहते हैं कि असेंबलियां मुद्दत पूरी ना करें। वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पे वजीर आजम को घर भेजने के बाद इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की है वो बड़ी वाज़ेह है और वो यही है कि ऑपोजिशन के साथ ये तय पाया है कि जो भी सूरत हो उसके अंदर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो मेरे ख्याल में इसमें इबाहम वाली बात तो कोई नहीं रह गई। उन्होंने बड़ा वाज़ेह इशारा दे दिया है कि अगर अपोजिशन के साथ हम जाते हैं तो हम अपनी वजारतों से जो है वो इस्तीफ़ा देंगे। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी निशानदेही होगी कि अगर हमारे वज़रा जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं तो बड़ा वाज़ेह है कि हम फिर अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। तो इस किस्म की बात जो है अब इबाहम इसके अंदर कोई नहीं रह गया। 1-2 रोज़ में क्लियर फैसला आ जाएगा। दूसरी पार्टियों से भी मुशावरत जो है वो आपको पता है चल रही है और आज तरीन ग्रुप के ओन चौधरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी चौधरी साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने भी एक अंदिया दिया है कि वो 2 रोज़ में अपना फैसला आपको बता देंगे, फाइनल डिसीजन बता देंगे। मजीद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, 1-2 रोज में चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात जो है ना, ये सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से भी मैं जानना चाहूंगी कि जो ये काफ लीग ने आज फैसला किया थोड़ी देर पहले चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि हम चाहते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। ये तो एक यकसर ऑपोजिशन की जो इस वक्त डिमांड है या ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है उससे एक डिफरेंट बात है। दूसरी, आप भी बड़ी मुलाकातें मांडवीवाला साहब करवाते फिर रहे हैं पीपल्स पार्टी की और MQM की, तो उनकी तरफ से आपको क्या अश्योरेंसेस मिली हैं? थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने भी उनके हवाले से कहा कि उनको भी यकीन है कि वो साथ देने जा रहे हैं। देखिए जी, मुलाकातें तो जो टास्क इसको दिया जाता है वो मुलाकातें तो करवाई जाती हैं, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एलाइज ऑफ द गवर्नमेंट
have consented for the no confidence. तो अब ये तो उन्होंने अनाउंस करना है खुद कल और परसों में, जैसे आगा साहब बता रहे हैं, वो अनाउंस कर देंगे एंड दे विल गो जी नो कॉन्फिडेंस. ठीक है, लेकिन आप इस पे थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये जो एमकेएम के हवाले से खबरें आई कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से कुछ बल्दियात के मामलात पे, कुछ इख्तियारात के मामलात पे जो कुछ डिमांड्स रखी थी, आप लोगों ने एग्री किया उनसे? देखिए, कोई ऐसी खास उनकी डिमांड नहीं थी. उनकी बेसिकली डिमांड्स थी कि उनके ऑफिस बंद किए हुए हैं. अच्छा. वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बंद नहीं किए हुए, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं. और उनके कुछ इश्यूज थे जो प्रोविंस के रिलेटेड थे, वो कोई ऐसे इशू नहीं थे जो एड्रेस नहीं हो सकते थे. बाकी जो उनके इश्यूज थे वो सारे फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड थे. उनके केसेस जो बनाए हुए हैं, उनके लोग जो गायब हैं, उनकी दूसरी चीजें, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड थी. तो वो हमने उनको अश्योर किया कि अगर कल फेडरल गवर्नमेंट में हम आते हैं तो हम उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि इतनी कोई खास डिमांड्स नहीं थी. सेनेटर ओनबस बप्पी साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज वजीर आजम ने भी कहा कि ये इसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मुकाबला वो करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि अगर आप लोग इतने यकीन के साथ ये कहते हैं कि 172 नहीं, और पिछले तो हमने देखा था अदम एतमाद की जब ये तहरीक थी तो वजीर आजम ने 178 एतमाद के वोट्स हासिल कर भी लिए थे. तो नंबर अगर वाकई इंटैक्ट है तो अपने कारकुनान को इस सेशन में जाने से क्यों रोक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब पिछले साल फरवरी में गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था तो सेनेट में उस वक्त गिलानी साहब अनएक्सपेक्टेड जब जीत गए थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है. हमें ऑपोजिशन की तरफ से, इवन की पार्टी की तरफ से भी किसी ने ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहा. प्राइम मिनिस्टर का अपना सोलली वक्त डिमांड करता है कि मुझे कॉन्फिडेंस मूव लेनी चाहिए ताकि मेरे पे एतमाद. आज ही मूव उनकी तरफ से आई है. एंड डू यू रियली थिंक कि जिस दिन हमने लिया था उस दिन ऑपोजिशन का एक रुकन नहीं आया था? आपको शायद याद होगा फरवरी पिछले साल में एक भी रुकन नेशनल असेंबली का ऑपोजिशन का उस दिन नहीं आया था. हम लोगों को लेके आए थे, हमने अपनी गिनती पूरी की थी. एग्जैक्टली यही रिपीट होने जा रहा है जब इनकी तरफ से मूव आती है. और ये कोई पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है. जिसने कॉन्फिडेंस की मोशन मूव करनी है उसी ने जस्टिफाई करना है कि आपके नंबर्स पूरे हैं या नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है, जिसका मुसवदा पेश किया गया था, उसमें मतलब हैरानी की बात है, दुनिया भी परेशान है कि हम पे कोई करप्शन का इल्जाम भी कोई नहीं. करप्शन क्या हमारी काबीना पे, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, काबीना पे भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है. और जो पेश वाले वो सारे के सारे जहर आलूदा लोग जो करप्शन से बिल्कुल भरे हुए हैं, वो सारे आके पेश करके चले गए. इस सूरत में ड्यू रियली थिंक कि हमारे ऊपर बार है कि हम जाके जस्टिफाई करें आखिर इल्जाम हम पे है ही क्या? आई मीन टाइम डज नॉट रियली कॉल्स फॉर समथिंग जिसमें हमने जस्टिफाई करना है. तो ये बार तो अपोजिशन के ऊपर है. ये बार बार कहते हैं जी आप आने दे. अब ये क्या कहने की बात कर रहे हैं? वो उन पे है, बट ऑब्वियसली उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है. दे आर रिलाइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पे, इत्तेहादियों का उनको जैसे यकीन है. चलें, वो एक जगह पर ये भी कहते हैं कि इत्तेहादियों को भी शामिल नहीं करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने हल्के की सियासत करनी है, वापस इलेक्शंस में जाना है, वो ही हमारा साथ देंगे. और वो कहते हैं यही खौफ है, इसीलिए अपने मेंबरान को रोक रहे हैं. सो आप कैसे, वो कहते हैं ना वो तो उनका हक है, जमहूरी हक है, अगर वो वाकई जाना चाहते हैं, उनके बाद में जो मर्जी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती रहे, लेकिन आप उनको जाने से तो नहीं रोक सकते. अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक पार्लिमानी हक है तमाम लोगों का, या हॉर्स ट्रेडिंग उन तमाम लोगों का हक है जिनके पास पैसे हैं और वो 18-18, 20-20 करोड़ में लोगों का ईमान खरीदने जा रहे हैं और इसको तरवीज दी जा रही है और इसको अप्रिशिएट या एनकरेज किया जाना चाहिए. मुझे ये लगता नहीं कि एथिकली दुनिया में किसी जगह भी इसको इनकरेज किया जा सकता है. मतलब आप ये समझ रहे हैं कि उस दिन असेंबलियों में लोगों को आने दिया जाए ताकि ये लोग बोलियां लगा के लोगों को सेल परचेज कर सके? नो 100% नहीं. I completely agree with you. फ्लोर क्रॉसिंग हक नहीं दे सकते, बट आप रोक नहीं सकते. देखिए 63A जो है वो ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है. अगर कोई रुकन डिफेक्ट करता है तो वो कार्रवाई तो फिर बाद में होगी ना सेनेटर साहब. अच्छा, तो अगर इतना ही था तो इसका जो पर्पस है, एक तो है ना, आपने तो इसका बेसिकली मतलब निकाल लिया, लेकिन जो पर्पस था, रीजनिंग थी इस पूरी 61F आने की, उसका वजह तो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग रोकना था. 1999 में जब नवाज शरीफ साहब ये लेके आए थे तो छांगा मांगा में उस वक्त लोग लेके जाया करता.
हमारे तो लोग नहीं थे जिनको ये जाके पुलिस वालों के साथ एक एक एमएनए के साथ एक पुलिस वाला रखा होता था, तो वो हमने तो नहीं पेश किया था, उसकी एक जस्टिफिकेशन थी जो कि कानून में एक मेक सेंस। चलिए, मैं अब आपने जो कहा हॉर्स ट्रेडिंग गलत है, फ्लोर क्रॉसिंग गलत है, लेकिन 63A को मैंने कहीं पर गलत नहीं बताया। 63A जो कहता है वो आपके सामने एक दफा मैं दोबारा रख देती हूं कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अगर कोई किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करना है, कोई एमएनए पार्टी की क़यादत के फैसले से इनहराफ करता है तो उस पे ये लागू होता है। लेकिन उसका तरीका क्या है कि पहले पार्टी हेड उसको शो कॉज नोटिस जारी करता है रुकन को, रुकन उसका रिटन जवाब देता है, फिर पार्टी हेड जो है वो स्पीकर को कहता है, और स्पीकर भी खुद से नहीं कर सकता, स्पीकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करता है, और फिर उस मेंबर को यह भी हक होता है कि ईसीपी अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर भी दे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। मैं ये बात कर रही हूं कि आप लोग आने पहले ही उसको इतलाक कर दें, डिफेक्शन हुई नहीं पहले ही उसका इतलाक कर रहे हैं कि आए ना रुकन। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं और ये जस्टिफाई करता है कि डिफेक्शन क्लॉज शायद बाद में होगा, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स कि तमाम वो लोग जो पीटीआई के या किसी भी जमात के मैंडेट के ऊपर वोट लेके आके मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बने और उनके ऊपर ये कदगन हो कि वो मनी बिल हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें अपनी पार्टी के फैसले के पाबंद होंगे, तो क्या ये जस्टिफाई नहीं करता? अगर हम ना होते, फॉर एग्जांपल इसकी जगह अपोजिशन की कोई जमात हुई या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, तो एग्जैक्टली ये कानून उसने भी इसी तरह अप्लाई करना था। ये बेसिकली बीबी पॉइंट ये है उन तमाम लोगों के लिए ताकि एक कदगन आ जाए, अदरवाइज इसका और कोई बात नहीं। 20-20 करोड़ रुपए मेरे ख्याल में अपोजिशन की उस कानून की स्पिरिट को देखते हुए पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया, राइट। मुझे आगा साहब से और मानवी वाला साहब से इस पे मैं जरूर बात करूंगी क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं वो इसी मामले पे होती रही हैं, जिसको बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली करार दिया है। ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिटेल में इस पे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आपसे मेरा सवाल, ये जो बहुत 63A को लेकर बहस है कि हमारे कारकुनान नहीं जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग ऑब्वियसली हम नहीं होने देंगे, तो दो चीज़ें इसमें। ऑपोजिशन ये कहती है कि देखें वो अपने वज़ीर आज़म साहब अपने ही अराकीन का एतमाद खो चुके हैं, इसीलिए उनके अराकीन बेशतर अराकीन इसमें हमारा साथ देंगे। सो ये दोनों चीज़ों में ये थोड़ी कन्फ्यूजन कहाँ है कि स्पीकर क्या रूलिंग पहले ही दे सकता है? आइन में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। क्या रोका जा सकता है अपने मेंबरान को? देखें, ये सादिया बिल्कुल मेरे ख्याल में इबाहम क्रिएट करने वाली बात है। आइन जो है वो मुबहम नहीं होता, आइन वाज़े होता है। दुनिया के जितने भी आइन है उनके अंदर इबाहम कतई तौर पे नहीं होता और कोई लैटिट्यूड भी नहीं होता। आइन क्लियर होता है और यक ज़बान होता है। 63A जो है उसको आप पढ़ लें। वैसे भी दुनिया के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि जुर्म होने से पहले ही किसी को सजा दे दी जाए। ये होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रवेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान का आइन जो है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है फंडामेंटल राइट्स है, और 42 आर्टिकल्स हैं। 42 आर्टिकल्स हैं आदमी के हकूक के जी, तो शहरी के हकूक जो है इस बात की इजाज़त नहीं देते। और फिर एक बात और भी है, बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कदगन नहीं लगाई जा सकती कि पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो इजलास के अंदर शरीक ना हो। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप क्लोज डोर मीटिंग कर लें, आप मीडिया को अंदर ना आने दें,
कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू करनी है, कोई स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए इन कैमरा मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मेंबरान को नहीं रोका जा सकता। मैं वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहा हूँ और पूरे यकीन के, मैं बीइंग लॉ स्टूडेंट, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जाने से पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं रोका जा सकता किसी लेटर के जरिए, किसी डायरेक्शन के जरिए। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगा, ये गैर आईनी इकदाम होगा। उसके बाद अगली बात यह है कि अगर आप 63A को पढ़ें तो उसके अंदर ये बात किसी जगह पे नहीं है कि अगर किसी के ऊपर शुबा कर लिया जाए कि उसने जाके डिफेक्शन करनी है, इसलिए उसके खिलाफ पहले ही कोई कार्रवाई कर दी जाए। नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो डिफेक्शन करेगा तो फिर उसको शो कॉज नोटिस होगा। उसके बाद कि पार्लियामानी लीडर जो है वो विद द डायरेक्शन ऑफ लीडर ऑफ द पार्टी, हेड ऑफ द पार्टी, वो एक लेटर लिखेगा और स्पीकर को, और स्पीकर साहब भी उसके खिलाफ आज खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो उसको शो का नोटिस जारी करेंगे। उसके बाद फिर उसको सुनने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको शो कॉज नोटिस जारी करेगा 1 माह के अंदर अंदर, और जब वो फिर उसको सुन लेगा, उसके बाद अगर उसके ऊपर डिफेक्शन साबित हो जाती है तो इसको डिस्क्वालीफाई करेगा। ये सूरत हाल है, इसमें इबाम क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं कर देगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बिल्कुल, यही मेरी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी और यही मैं बप्पी साहब से भी बात करी थी, और यही अच्छा हुआ आपने भी उसी को मजीद एलेबरेट कर दिया है। और इसमें भी अगेन मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक 18 में बलूचिस्तान के एक रुकन ने ये किया था, उन पे 63A का इतलाक हुआ था, सो उन पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, लेकिन इवन देन ये भी कहा गया कि वो जो वोट कास्ट हो गया, वोट वो काउंट किया जाएगा, उस वोट को भी काउंट किया गया। सेनेटर मानवीवाला साहब, ये जिस तरीके से अभी ये पूरा हुकूमत का प्लान है, या मेंबरान को रोकना, या स्पीकर साहब प्रीएम्प्ट करते हुए कि हमारा मेंबर जो है वो सादिया एक मिनट प्लीज। एग्जैक्टली, वोट काउंट होता है, बिल्कुल। आपने कहा कि जी फरमाइए। काउंट होगा तो डिफेक्शन होगी ना, अगर काउंट नहीं होगा तो डिफेक्शन किस चीज की होगी? एग्जैक्टली। तो मैं कोई पार्टिज्म नहीं कर रहा, मैं जो आइन को, जो मैं बीइंग ए लॉ स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा है, समझा है, उसको बयान कर रहा हूं, बस, नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, अगेन ये हुकूमत क्योंकि रिलाय करी है इस चीज पे, लेट्स से स्पीकर साहब की ऐसी रूलिंग कोई आ जाती है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे आप लोग ऑपोजिशन? वो तो उस दिन कहेंगे कि जी हमारे पीटीआई के एमएनएस ने जो वोट डाले वो हम रिजेक्ट करते हैं, आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो डिफीट हो गई है और वजीर आजम जो है वो कामयाब हो गए हैं। ये हुकूमत का तो मौकफ ये है ना, जैसे आज शेख रशीद ने भी कहा कि आप कहीं पर भी नेशनल असेंबली की कार्रवाई चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो तो इस चीज पे इन्हिसार कर रहे हैं कि स्पीकर ने रूलिंग दे दी तो स्पीकर की रूलिंग किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होगी। पहले तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है वो ये है कि ना स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर शायद ये नो कॉन्फिडेंस करवाएंगे। इट माइट बी डन बाय द सेक्रेटरी, बिकॉज मुझे ये पता चला है कि शायद उनके खिलाफ भी दोनों के नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाएगा। तो अगर उनके खिलाफ भी दोनों के नो कॉन्फिडेंस जमा हो गया, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ बड़ी जल्द तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और जब वो पेश हो गई, जमा हो गई, तो जाहिर है वो कोई भी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। तो आप ये कहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो हैं वो चेयर करेंगे इस इजलास को। सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। जैसे कामिल अली आगा साहब ने कहा कि एक इबाम क्रिएट किया जा रहा है और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। एक सिंपल प्रोसेस है नो कॉन्फिडेंस का, जिसको चेयर करके आपने सिर्फ वोट गिनने हैं और डिक्लेयर करने हैं कि जी किसके वोट ज्यादा हैं और किसके वोट कम हैं।
बहुत बड़ा एक इशू है, और अगर इस किस्म की बातें होंगी तो आप पार्लियामेंट के जो सिस्टम है और जो प्रोसीजर है उसको मिलाइन कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, जो कि कभी हुआ नहीं। और इसलिए ये बातें हो रही हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट चलाई गई है और जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, मेरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में मैंने इस किस्म की हरकतें पहले नहीं देखी कि बिल पास हो गए बगैर काउंट किए हुए, बिल जनाब बुलडोज किए गए, लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनके अमेंडमेंट्स ली गई। ये सारी चीजें मैंने पहली दफा देखी है। तो ये चीजें अगर इस टाइप की, जैसे आप कह रही हैं, रूलिंग दे देंगे काउंटिंग से पहले, ये कर देंगे, वो कर देंगे ना, कभी आप हिस्ट्री निकाले, सादिया आपको भी काफी टाइम हो गया मीडिया में, कभी इस किस्म की कभी डिबेट्स नहीं हुई मीडिया में पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स पे। ये पहली दफा इस किस्म की पार्लियामेंट के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसके प्रोसीजर के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसके सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। मतलब ये बेसिकली तो यू आर discrediting the parliament by saying these things, discrediting the parliament procedure, discrediting the chair, which is supposed to be a very honorable position. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीजें होंगी तो obviously then opposition will do these things कि इनको भी फारिग करें, बाकियों को सबको भी फारिग करें, ताकि एक साफ और शफाफ तरीके से वोटिंग हो सके। बिल्कुल ठीक है। ये ऑब्वियसली इस पे बात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जिस तरह आगा साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो मैंने इसीलिए मुनासिब समझा कि अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप लोग तस्दीक कर सकें कि 63A ये कहता है। तो एग्जैक्टली वही जो चीज़ मैं बप्पी साहब से पूछने की कोशिश कर रही थी वही आप दोनों ने भी कही है। आपने जो कहा कि पार्लियामान को किस तरीके से चलाया जाता है, आप दोनों ऐवान बाला, तीनों बल्कि ऐवान बाला के मेंबरान हैं, आप तीनों सेनेटर्स हैं। ये एक रिपोर्ट जो कि खुद सेनेट की तरफ से ही आई है उसका जिक्र कर देते हैं कि परसों 11 मार्च को जो पार्लिमानी साल 2021-22 खत्म हुआ है उसमें ज़ाहिर है सवालात पूछे जाते हैं, जो हुकूमती सेनेटर्स होते हैं उनको जवाबात देने होते हैं। तो आपको बड़ी हैरत होगी कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 74% से ज़ायद सवालात का जवाब नहीं दिया गया। 1580 सवालात मौसूल हुए थे जो कि ऑपोजिशन के सेनेटर्स की तरफ से पूछे जाते रहे, जिसमें से सिर्फ 409 के जवाबात जो हैं वो सामने आए हैं। और फिर सेनेटर बप्पी साहब, ज़ाहिर है पार्लियामान में हम देखते हैं जहां मेजॉरिटी नहीं होती वहां बिल पास हो जाते हैं, और कौमी असम्बली का भी अहवाल हमारे सामने है। आप लोगों की तो सेनेट में फिर शायद थोड़ी बहुत बचत है, कौमी असम्बली में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अगर वाकई इस तरीके से पार्लियामान चल रहा है और स्पेसिफिकली 63A को लेके आप लोग जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन अपनी सामने ला रहे हैं, तो फिर इस पार्लियामान का क्या फ़ायदा है अगर यहाँ पर आइन का इतलाक नहीं होना, कानून का इतलाक नहीं होना? बीबी, मैं पहले तो बात कर दूं जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं उसका जो एक फैक्चुअल जो मतलब है वो मुझे अंदाजा नहीं है। वो सेनेटर कामा आगा साहब जो है ना, सेनेटर मांडवी वाला, दोनों ठीक कह रहे हैं, आई एग्री टू इट। मैं तो उसका पर्पस कह रहा हूं कि जो कानून लाने का पर्पस था वो था हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी डिफेक्शन क्लॉज बाद में लगेगी, आप असेंबली को आने दें, अभी रेट है 20 करोड़ रुपए का, फॉर एग्जाम्पल एक MNA का कि वो जी ऑपोजिशन को वोट दे दे, अभी आप अलाउ कर दे, रेट 40 करोड़ हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कोई 50 में नहीं बिकेगा, कोई 70 करोड़ में बिक जाएगा। हर इंसान की कहीं ना कहीं ईमान अगर कमजोरी आ गई तो आप बेसिकली तरवीज किसको दे रहे हैं? सो डिफेक्शन क्लॉज लाने का मकसद यह था कि लोग फ्लोर क्रॉसिंग ना करें और उस मैंडेट और उस मैनिफेस्टो की इज्जत करें। ये पॉइंट अपनी जगह पे। कानून जो आपने जैसे कहा दोनों सेनेटर सभाने का, आई एग्री टू इट, लेकिन जो उसका पर्पस है वो इसमें फिर किल हो जाएगा कि अगर हर शख्स को अलाउ कर दिया जाए कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाएं, वो पहले जाके अगर पैसे पकड़ ले और फिर जाके डिफेक्शन क्लॉज में बाद में चला जाए कि ठीक है जी 50 करोड़ ले लिए, फिर मैं बाय इलेक्शन लड़के फिर आ जाऊंगा, तो पर्पस तो खत्म हो गया। फिर तो हर शख्स जाके डिफेक्शन क्लॉज को इस्तेमाल करना शुरू कर दे और हर पार्टी का मैनिफेस्टो बर्बाद कर दे। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो उसका पर्पस है उसको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। होता है नहीं होता, कानून क्या तशरीह करता है, ये तो बात की बात है। स्पीकर साहब ये अपनी रूलिंग करते हैं नहीं करते,
सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको डिफाइन करेगा, इलेक्शन कमीशन, एग्जैक्टली व्हाट द सेनेटर से आई माइट एग्री, लेकिन जो उसका मेन पर्पस है वो फिर किल हो जाएगा। अगर दोनों सेनेटर समान सोचते हैं कि इससे अलाउ तो फिर वो अल्फाज उसमें ऐड होने चाहिए थे 63A में, फिर वो क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि वो फिर इंटेंट पे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते कि जी आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि डिफेक्ट करेगा। 99 से लेके 3 दफा इस क्लॉज को दोबारा रिव्यू किया गया और उस चीजों को, हर इस चीज को, रजा रब्बानी साहब अपनी सेनेटर मानवी साहब की अपनी पार्टी के हैं, ही वाज द वन जिसने कहा था कि अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग को या आपने हॉर्स ट्रेडिंग को तरवीज देनी है तो डिफेक्शन क्लॉज को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज वही सारे खामोश बैठे हैं जस्ट बिकॉज इट सूट्स देम, इसलिए वो कह रहे हैं। अदरवाइज मैं कानून की तशरीह के हवाले से तो मेरा तो नॉलेज है ही कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल कानून का तालिब इल्म हूं ही नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने रोकना है, दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू ड्रॉ द फाइन लाइन। यस, ऑपोजिशन के पास क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, आई मीन आई एम श्योर। एक सवाल आपसे, एक ज़िमनी सवाल, मैं खुद समझना चाह रही हूँ इस चीज को, मैं इस चीज़ को समझना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। देखें, तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी और आइनी तरीका है ना। अगर आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो मेजॉरिटी खो चुके हैं तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है, आप लोग लेकर आ गए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान भी ये समझते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हमारा एतमाद है वो भी खो चुके हैं, तो अगर वो वाकई वोट कास्ट करना चाहते हैं और वो डिफेक्शन के जुमरे में आता है, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाता है, एक तो डिफेक्शन होगी तो ही डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात जाएगी ना, तब इसका इतलाक होगा। फिर ये तहरीक अदम एतमाद है क्यों? अगर वाकई आप समझते हैं कि नहीं वो तो मेजॉरिटी है हुकूमत के पास, तो फिर तो आप ला ही नहीं सकते। हो सकता है ना अपने मेंबरान का एतमाद भी खो दें। पहली बात तो हमें 100% यकीन है कि हमारा कोई रुकन, एक भी रुकन, हमारे पास 178 अरकान है, 156 हमारे हैं, बाकी हमारे अलाइज के हो जाते हैं, हमारा एक भी रुकन फ्लोर क्रॉस करके इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हमारा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये टेम्पटेशन जो है, ये एक किस्म की कि डिफेक्शन क्लॉज बांध दे, ये टेम्पटेशन इन इटसेल्फ लोगों के लिए कमजोरी का अमल बन सकता है। सो इस वक्त तक, और हमें यकीन है कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आएगी कोई भी शख्स हमारी ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेगा। हैविंग सेड दैट, इस क्लॉज की डेफिनेशन की वजह से वैसे इजलास कब बुला रहे हैं? अब तो स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर भी शायद चेयर नहीं कर सके, सलीम मानवी वाला साहब की जो खबर है उसके मुताबिक। मानवी वाला साहब तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, पार्लियामान में आके मानवी वाला साहब और रजा रब्बानी साहब इतने सीनियर्स हैं, ये कानून की तशरीह ये जो कर सकते हैं हमारे बस से भी बाहर है। बट स्पीकर के पास 22 तारीख का टाइम है असेंबली का इजलास बुलाने का, और उसके बाद 7 दिन अदम एतमाद, तो 28 से पहले किसी वक्त भी बुला सकते हैं। मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है ना, आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन को कब बुलाएंगे, बट आई एम श्योर नेक्स्ट वीक किसी भी टाइम इजलास हो जाएगा। 28 से पहले ठीक है। आप लोग तो कह रहे थे कि 23 से पहले निपटाना है क्योंकि फिर OIC का सेशन है, राइट। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। सलीम मानवी वाला साहब ने आपके कानून की इंटरप्रिटेशन वाली बात को खूब इंजॉय किया, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई है तब से अपने जलसों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई आलमी साजिश है। मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन का वो हवाला देते हैं कि तमाम उन डिप्लोमेट्स ने इकट्ठे होकर ख़त लिख दिया और रशिया के ख़िलाफ़ बयान देने को कहा। फिर दूसरे मामलात में आज भी जिनका उन्होंने जिक्र किया कि देखें रशिया ने हमें इज्जत दी, चाइना ने मुझे इज्जत दी क्योंकि उनको पता है कि मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ, फिर ट्रंप ने भी मुझे बड़ी इज्जत दी। मैं आगा साहब आपसे भी और मानवी वाला साहब से भी एक सवाल है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे बार बार हुकूमती लोग भी आके कहते हैं कि देखें अभी तो 23 मार्च की परेड भी आ रही है, हम तो रशिया के साथ और एक जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे हैं वहाँ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्स पासपोर्ट की वज़ीर आज़म दुनिया भर में इज्जत करा रहे हैं, तो देखें साजिश शुरू हो गई है। सो ये तासुर देना हुकूमत की तरफ से किस हद तक दुरुस्त है? और अगर इसको एक लम्हे को इस चीज़ से जोड़ा जाए कि बार बार हुकूमत के लोग कहते हैं कि भाई इनको इतनी फिर जल्दी क्या है, अगर ये आलमी साजिश नहीं है, जहाँ 4 साल इंतज़ार किया है वहाँ 1 साल और इंतज़ार कर लें, अगले साल वैसे ही जनरल इलेक्शन है।
देखें, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रीवेंस भी होती है और ज़ाहिर है उनकी एक मूवमेंट होती है। अगर वो अवाम के मसाइल के मुतल्लिक कोई एजिटेट नहीं करते और कोई एक्ट नहीं करते तो ज़ाहिर है उन्होंने आइंदा इलेक्शन के अंदर जाना होता है। और ये मामूल की बात है कि अगर कोई महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा ऑपोजिशन उठाने की हमेशा कोशिश करती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ये कोई कदगन नहीं है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को इतना रिलीफ दे कि ऑपोजिशन बिला वजह लोगों को, अवाम को मिसगाइड करके सड़कों पे ना ला सके और मुल्क के अंदर जो है ऐसी कैफियत ना पैदा हो सके कि ऑपोजिशन जो है वो मौका गनीमत जानते हुए वो कोशिश करे जिससे हुकूमत जो है वो गिर जाए। बाकी रही हुकूमत की एक जिम्मेदारी और है, वो ये है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं हमारी पॉलिटिक्स है, अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसको बैरूनी पॉलिटिक्स जो बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स है उसको उसके अंदर अपनी ज़बान से, अपने अमल से इन्वॉल्व ना करे। क्योंकि देखें ये बैनुल-अक़वामी जो मामलात होते हैं ये इसकी बहुत अहमियत होती है। दुनिया के अंदर हमने सरवाइव करना है, दुनिया के साथ हमारी तजारत है, दुनिया के साथ हमारे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके मुताबिक हमने चलना है। हमारी गुफ्तगू भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसका एक एक लफ्ज़ गिना जाता है और उसको अहमियत दी जाती है और उसका नोटिस लिया जाता है। आपने बेशुमार दफ़ा देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई बात निकलती है उसका रिएक्शन आता है। ये जो यूरोपीय यूनियन वालों की बात थी उन्होंने भी तो रिएक्ट किया ना हमारे एक कमल के ऊपर। तो वो उनका हक है, वो इकट्ठे होके बात करें, वो अलग-अलग बात करें। जब यूरोपीय यूनियन बनी हुई है तो वो अगर 40 मुमालिक है तो वो 40 मुल्कों की यूनियन है। वो उनका एक कायदा कानून है, उसके मुताबिक अपने रूल्स के मुताबिक वो एक्ट करते हैं। उसके ऊपर हमें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ज़रूरत है। हमारी सारी तजारत यूरोप और अमेरिका के साथ है। हमें डॉलर चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हमें डॉलर चाहिए, डॉलर की कमी हो गई, डॉलर का ये मामला हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी शटर कर देंगी अगर हम इसके अंदर एहतियात नहीं करेंगे। इसमें हमें हर सूरत में एहतियात बरतनी होती है। और अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाए उसको दूर करना होता है, गलतफहमी को दूर करना होता है, 23 मार्च की परेड में हमने गैर मुल्की मेहमानों को बुलाया हुआ है, बहुत सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं। EU और US जो भी कहा जाता है साजिश है। मुझे बताएं सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब, ये तासुर इस वक्त हुकूमत दे रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो पाकिस्तान की इज्जत कराना चाहिए आलमी बिरादरी में और दीगर ममालिक के साथ ये कहा कि हम अपने टर्म्स पे ताल्लुकात रखेंगे। तो अपोजिशन देखें जी वो इस आलमी साजिश का हिस्सा बन गई। मैं समझता हूँ कोई बैरूनी साजिश नहीं है, कोई दिस इज सिंपल पॉलिटिक्स जी एंड इट इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कोई किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। मैं एम्बेसडरों से मिलता रहता हूँ, ऑन साहब भी मिलते हैं, अपने हमारे आगा साहब भी मिलते हैं, हम सब मिलते हैं। कोई किसी ने ऐसी बात नहीं की कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस लाए, इस गवर्नमेंट को हटाएं। कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा कि जी कोई बैरूनी साजिश है, कोई अमेरिका साजिश कर रहा है, कोई यूरोपियन यूनियन, कोई कुछ नहीं कर रहा। ऑन दी कॉन्ट्ररी रोज मुझे डिफरेंट एम्बेसीज पूछती हैं कि क्या हो रहा है। तो ये कहना कि जी बैरूनी साजिश है और दूसरे लोगों पे ब्लेम गेम करना और दूसरे मुल्कों पे कहना जी ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, ऐसी कोई साजिश नहीं है साथिया। ये तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, बल्कि लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, will no confidence take place, will it not take place? अच्छा, मतलब they are asking us instead of telling us.
तो मैं समझता हूँ कि ये सब एक गलत परसेप्शन है, ऐसी कोई बात ठीक नहीं। है, लेकिन फिर अच्छा चलें, इसका जवाब दे दीजिए कि वो जो कहते हैं कि जी 4 साल इंतजार कर लिया तो 1 साल और इंतजार कर लें, अगले इलेक्शन होने ही है ना, अगले आम इंतखाबात अगले साल। सो इस वक्त वो कहते हैं ये टाइम बड़ा क्रूशल है कि बड़ी चीजें हैं, इस महीने में बहुत चीजें होने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर एनआरकी फैला रहे हैं, ये बार बार तासुर दिया जाता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस आप करें, किसी वक्त भी करें, इट इज नॉट एनार्की, नो देयर इज नो एनार्की। आपका पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, गवर्नमेंट्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, एज लॉन्ग एज योर पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यूज। मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी थ्रेट ऑफ एनी काइंड। देखिए, हम गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट से चले गए, बीच में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, ये जो थर्ड इंटरवेंशन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है मेरी नजर में। पॉलिटिशियंस एक दूसरे को हराएं, जीते एक दूसरे से, एक दूसरे के खिलाफ मूवमेंट करें, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। क्या दूसरे मुल्कों में नो कॉन्फिडेंस नहीं होता? क्या जापान में नहीं होता? क्या इटली में नहीं होता? अच्छा, अब इस पे ठीक है, इस पे बिल्कुल सही होता है, ये होता है। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि जमहूरी और आईनी हक है ऑपोजिशन का, ये चीज़ें आती हैं, अर्ली इलेक्शन भी होते हैं, जमहूरियतें मजबूत होती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को, क्योंकि जमहूरियत रही नहीं ज़्यादा अरसा, तो बहुत सारी चीज़ों को बुरा माना जाता है और उसको कोई साजिश समझा जाता है। लेकिन सेनेटर बफी साहब, मुझे एक बात बताएं, एक तो ये बात हो गई कि वज़ीर आज़म साहब के अभी तहरीक अदम एतमाद आई ही है, जमा ही हुई है ऑपोजिशन की जानिब से, तो वज़ीर आज़म साहब जलसे करना शुरू हो गए। मैं कल भी और परसों भी अपने प्रोग्राम्स में बात करी थी कि इमरान खान साहब को अगर वाकई हुकूमत से निकाल दिया जाता है तो क्या वो कल को आने वाली किसी भी हुकूमत को चलने देंगे? क्या वो हुकूमत मजबूत हो पाएगी? क्या जमहूरियत मजबूत हो पाएगी? 126 दिन के धरने के दौरान जो चीज़ें हमने देखी थी वो भी हमारे सामने। ये बार बार आप लोग इसको आलमी साजिश का क्यों नाम दे रहे हैं कि ये किसी आलमी साजिश की वजह से हो रहा है, कुछ और बैरूनी ताकतों की वजह से ये अपोजिशन की पार्टीज वज़ीर आज़म के खिलाफ हो गई? बीबी, नेल्सन मंडेला ने कहा था, किसी भी कौम की गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ और गैरत से खत्म होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब मेल्सी के जलसे में गए थे तो उन्होंने एक खत का हवाला दिया था। यूरोपियन यूनियन ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि आप रशियन इन्वेजन के हवाले से आप उसको कंडेम करें। डिप्लोमेटिक टर्म्स के नॉर्म्स के मुताबिक, सेनेटर मानवी वाला चीज को समझते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक कोई भी इस तरह का लेटर किसी भी एम्बेसी की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा जाता है वो पब्लिक नहीं किया जाता। उन्होंने उस लेटर को पब्लिक कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अपना रिस्पांस दिया कि तुमने ना सिर्फ मुझे खत लिखा बल्कि उस खत को पब्लिक किया। क्या इस तरह का खत तुमने इंडिया या भारत को भी लिखा जिन्होंने तुम्हारे हक में या रशिया को कंडेम नहीं किया? उसी के साथ उन्होंने अटैच किया कि जो कौमें गैरत पकड़ती हैं उनके लीडर्स भी गैरतमंद होने चाहिए। जिन कौमों के लीडर्स की जायदादें लंदन में या अमेरिका में होंगी वो स्टैंड नहीं ले सकते। सेनेटर मानवी वाला साहब के लीडर जो है जरदारी साहब का पेंट हाउस है मैनहट्टन में, इनकी सारी जायदादें इस वक्त अमेरिका में है, नून लीग की सारी जायदादें लंदन में है। आपके पिछले रवैये देख लीजिए कि एन पीटरसन लिखती है कि जरदारी साहब ने कहा कि तुम लोग ड्रोन अटैक्स करते रहो, गिलानी साहब ने भी कहा तुम लोग ड्रोन अटैक्स करते रहो, हम इसको कंडेम करते रहेंगे और हम भूल जाएंगे। इसी तरीके से नवाज शरीफ ने एन पीटरसन को यह कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने जनरल क्यानी को हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दिया है, इस वजह से आर्मी का मोराल बुलंद होगा। तो एन पीटरसन लिखती है कि 3 दफा का वजीर आजम जब हमें इतना ज्यादा ताकतवर समझ रहा है, मैं स्केप्टिकल हूं इस शख्स के अपने माइंडसेट की वजह से। सो प्राइम मिनिस्टर उस तरफ इशारा कर रहे थे कि जो हमारी लीडरशिप है वो गैरत के नाम पे कौम को बेचती रही है, बेवकूफ बनाती रही है। तो उन्होंने कौम को कहा कि इस वक्त क्योंकि जो मगरिब है जिसका मानवी वाला साहब बहुत महजूज हो रहे हैं, मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, वो तो मुझे ये क्या वजह है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं इज्जत बना रहे हैं मुल्क की, कौम की। आज भी वजीर आजम साहब ने ये बात की है कि मैं इस कौम को अजीम कौम बनाने के लिए आया हूं, मैं ये टमाटर और प्याज की कीमतें सस्ती कराने के लिए नहीं आया। आप बात तो सुनिए, आप मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठा के दे लें मेल्सी के जलसे के बाद। कहते हैं जी जो हमें इल्जाम देते थे मगरब ज़दा का, वो हमें मगरिबियत के खिलाफ होने पे ताना कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा ये कौन सी डिप्लोमेसी है? मरियम चीखना शुरू हो गई। हर वो शख्स जो मगरिब के खिलाफ था वो अचानक मगरिब के हक में हो गया और प्राइम मिनिस्टर कहा देखिए जी मगरिब के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे खिलाफ फतवे आने शुरू हो गए। मैं तो हैरान हूं, बाकी तो छोड़े, मौलाना फजलुर रहमान जो मगरिब को बुरा जानता था वो अचानक। क्विकली सेनेटर मानवी वाला सब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑन कह रहे हैं कि जी जायदादें बाहर हैं,
जहां तक मुझे पता है जरदारी साहब का ना कोई फ्लैट है, ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में उनका कोई फ्लैट देखा है, ना ऑन साहब ने देखा होगा। अब सुनी सुनाई बातों पे आप आके शुरू हो जाते हैं कि जी सारी जायदादें बाहर हैं। मेरा नहीं ख्याल आज तक जरदारी साहब ने कोई डिजायर शो की हो कि मुझे बाहर जाना है या मुझे बाहर जाने दें या मेरी जायदादें बाहर है तो मैं बाहर जाके रहूं। मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक इन पॉलिटिकल हिस्ट्री उन्होंने कभी ये बात की हो। उनकी सारी जायदादें यही हैं भाई। चलिए, लेकिन देखिए आगा साहब की जो बात थी ना, ये इत्तेहादियों की जो बात है वो सिर्फ इत्तेहादियों की नहीं है। ये तो वैसे सवाल उठते हैं ना, ये तो कि वो जो एहतसाब का नारा था, खुद वजीर आजम साहब एतराफ़ करते हैं कि उस तरीके से वो पूरा नहीं हो सका। उसमें जो भी रुकावटें आई, जिनका भी वो इजहार करते हैं, ये मानते ज़रूर हैं, एतराफ़ अपनी जगह मौजूद है कि वो नहीं हो सका उसके अमल। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, एक प्रोसेस चल रहा है, उसको मिलाइन ना करें, उसको डिस्क्रेडिट ना करें। जो रिजल्ट आएगा हम भी एक्सेप्ट करेंगे, गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें ऐसी क्या बात है, हम कोर्ट के डिसीजंस भी तो एक्सेप्ट करते हैं। वन लाइन लास्ट ठीक है आगा साहब, मुझे बताएं, कामयाब होती है तहरीक अदम एतमाद या नहीं होती? दोनों सूरतों में ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा, जिसकी भी हुकूमत बनती है निज़ाम को तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि कुछ हुकूमती वुज़रा ने कहा भी कि मुझे तो जमहूरियत की बिसात ही लिपटते हुए नजर आ रही है। देखें, ये इस किस्म की बातें तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग करते हैं। ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है आईनी जो है वो चीज़ें हैं, और रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक इनको चलना चाहिए। अगर वो दाखिल हो चुकी है तो अब इस बात पे तो बहस होनी नहीं चाहिए कि ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। आइन का तकाजा ये है कि फिलफोर जो है वो इजलास बुलाया जाए और प्रोसीजर के मुताबिक उसको उसके ऊपर जो है राय ली जाए और जो भी रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई हैव टू पे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा, सेनेटर सलीम मानवीवाला और सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।